वेलकम टू हिंदी क्लास। एक बार पुनः मैं आपके सामने एक नया विषय पाठ पहलवान की ढोलक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आज से वर्षों पूर्व की घटना का जिक्र किया गया है। आज ही की तरह महामारी अपना प्रचंड रूप धारण करती थी। आज के संदर्भ में यदि कहें तो वैसा भारत में नहीं हुआ। कल भी मैं समाचार सुन रही थी कि परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है, परंतु उस समय अनेकानेक ऐसी बीमारियां होती थी जो गांव के गांव चपेट में आ जाते थे। विषय थोड़ा अलग हटकर है, पहलवान की ढोलक। पहलवान और ढोलक थोड़ा फनी सा टॉपिक लगता है, और हमारे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिनकी रचना आप प्रीवियस क्लास कक्षा 9 में इस जल प्रलय में पढ़ चुके हैं। रेणु जी महान साहित्यकार हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ, इसीलिए इनकी बहुत सारी रचनाएं बाढ़ पर आधारित हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि प्रतिवर्ष वहाँ बाढ़ कितना प्रचंड रूप धारण कई बार कर लेती है कि गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। पर आज हमारा यहाँ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ विषय पहलवान की ढोलक। पहलवान और ढोलक। पहलवान एक अलग व्यक्तित्व होता है, ढोलक संगीत के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, परंतु प्रस्तुत कहानी में पहलवान जो अपने दांव पेच अपने मल्ल युद्ध में प्रयोग करता था, वो सब उसे ढोल से ही प्राप्त होते थे। ढोल की थाप पर उसे, आम लोगों को तो वो थाप सुनाई देती थी, ढोल की आवाज पर उसे वही दांव पेंच सुनाई देते थे कि काट दे, पटक दे, इस तरह के। जब आप ये पाठ पूरा पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं सारांश आपको पाठ का बता देती हूं। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, यानी विलुप्त हो जाने की कहानी है। आज हमारे पास मनोरंजन के न जाने कितने साधन हैं। उस समय ये मल्ल युद्ध आदि इसी तरह के साधन होते थे। राजा साहब की जगह, राजा का देहांत हो गया, उनका पुत्र जो विदेश में पढ़ रहा था, राजकुमार प्रिंस, आकर जब सत्ता संभालता है तो ये राज पहलवान जो था इसको वो निकाल देता है और इसकी जगह ले लेते हैं घोड़ों की रेस। नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। आरोपित कहा है मैंने, लागू होना नहीं कहा है, आरोपित, थोपना। यह भारत पर, इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत भारत है, पर हम इंडिया जानते हैं। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर लाकर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक क्या पाल सकती है, क्या कर सकती है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में, जीवट ढोल इसलिए कहा गया क्योंकि उसी से उसे संजीवनी मिलती थी, अपने आप को न सिर्फ जिवाए रखता है, जिलाए रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव को भी मौत से लड़ने की ताकत प्रदान करता है।
सारी रात भर जब लोग पीड़ा से कराह रहे होते थे तो वो रात भर अपना ढोल पीटता रहता था और लोगों को वह ढोल की आवाज संजीवनी का काम, दवाई का काम करती थी। कहानी के अंत में भूख, महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय यानी जिसको जीता नहीं जा सकता लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस कारण त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? जिम्मा कोई नहीं लेता। आने वाला शासक कहता पहले हुआ है, अब आज भी देखिए 70 वर्षों में हुआ है, और 70 वर्ष शासन करने वाले कहते हैं जो हमने किया वो आज नहीं हो रहा है। तो इसी चक्कर में जनता तो पिसी चली जा रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसमें पुरानी व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदार के नहीं, ये कहना मुश्किल होता है। क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है? किसी का मुख देखने की मोहताज होती है कला? नहीं, कला तो कला होती है और हम सबको सम्मान करना चाहिए, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी होता है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने छोड़कर चला जाता है। पाठ में लुट्टन पहलवान, थोड़ा सा मैं और सारांश बता देती हूँ। लुट्टन पहलवान जब 9 वर्ष का था तब इसके माता पिता चल बसते हैं। बाल विवाह का प्रचलन था उस समय और इसका विवाह हो चुका था। बालक था, पालन पोषण कौन करता? तो इसका पालन पोषण इसकी विधवा सास ने किया। इसकी सास को लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, और उसी समय उस 9 वर्ष के बालक के मन में ये बात अच्छे तरीके से बैठ गई कि मुझे पहलवान बनना है। और ये गाय भैंस का दूध बिल्कुल धारोधार बताया गया, धारोष्ण दूध पीता था, धार से ही डायरेक्ट दूध पीता था, बकेट में बाल्टी में निकाल कर या गर्म करके, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट वो दूध पी लेता था और एक्सरसाइज करता था। एक दिन श्यामनगर में मेला देखने जाता है, क्योंकि सास का बदला, उसको जो प्रताड़ना लोग देते थे, प्रताड़ित करते थे, उसका बदला लेने के लिए पहलवान बना था। एक दिन श्यामनगर मेले में ये मेला देखने जाता है। बड़ा होने पर वहां राजा साहब आए हुए थे और पंजाब का एक पहलवान बड़ा प्रसिद्ध, जिसका नाम चांद सिंह था, शेर की उपाधि उसे दी गई थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ये एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। चांद सिंह पहलवान से वो वहां मिला, उसने देखा और उसने कहा कि मुझे इसके साथ युद्ध करना है। राजा साहब अभी ये सोच ही रहे थे कि मैं इस चांद सिंह को, शेर को, अपना राज पहलवान बना लूं कि लुट्टन गया जी, मुझे तो इससे युद्ध करना है। राजा साहब ने बड़ा समझाया, लोगों ने कहा मारा जाएगा, तरह तरह की बातें हुई, बड़ा शोर मचा कि वापस चला जा। उसने कहा नहीं। राजा साहब ने उसे 10 रुपए का नोट दिया। मंदी का जमाना था कि जाओ तुम मेला घूमो, खाओ पियो और चले जाओ। उसने कहा नहीं राजा साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो इसके साथ युद्ध करना है। राजा साहब ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो युद्ध करो। उतर गए युद्ध में। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, क्योंकि शेर का तो, शेर सिंह की उपाधि उसको मिली हुई थी चांद सिंह को, तो उसका तो बड़ा नाम था। उसके गुरु बादल सिंह भी वहां थे। तो सबने कहा मारा जाएगा, ये मरा वो मरा। पर जैसे ही लुट्टन ने पहली बार में उसे पकड़ा और एक पटकनी दी तो चांद सिंह ये जान गया था कि लुट्टन को हराना मुश्किल है। लोगों में तो वो वाहवाही, झूठी हवाई करता रहा, हंसता रहा, पर वह स्वयं जान गया था कि नहीं, वो जीत नहीं सकता। और नतीजा वही हुआ कि लुट्टन जीत गया और वो हार गया। राजा साहब ने उसे राज पहलवान बना लिया और राज पहलवान बनने पर राजमहल में ही रहने लगा। दोनों पुत्र भी उसके साथ वहीं रहने लगे और खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छे से हो गई। पहलवान की डाइट थोड़ा ज़्यादा होती है। दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाने लगा। परंतु क्या हुआ कि कुछ समय के पश्चात, यानी जीवन अच्छे से यापन कर रहा था, थोड़े समय के बाद
राजा साहब की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार जो बाहर विदेश में रह रहा था वो वापस आकर अपनी सत्ता संभालता है। अब जब उसे पता चलता है कि ये इतना भोजन करते हैं 3 लोग, कहता हॉरिबल, और वो उनको निकाल देता है और लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ अपना ढोल लेकर वापस अपने गांव आ जाता है। वहाँ वो किसान के कुछ बच्चों को, गरीबी का ज़माना था, पहलवानी सिखाने लगता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। पैसा नहीं, उसमें वो फसल आदि ही दी जाती थी, यानी अनाज आदि। थोड़े समय के बाद वह गांव महामारी की चपेट में आ जाता है और एक एक करके वो बीमारी जो थी महामारी एक एक परिवार को भूनने लगी, अर्थात समाप्त करने लगी। पर रात भर लुट्टन ढोल पीटता रहता था और लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ, गांव में कोई अभी भी जीवित है, उनमें संजीवनी का काम करता था। एक उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझे पीठ के बल मत लेटाना। पीठ के बल लेटने का मतलब हार जाना होता है मल्ल युद्ध में। पहले गांव में प्रतिदिन मृत्यु चल रही थी और एक दिन उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। वह वही रेशमी लंगोटी पहनकर, जिसको पहनकर राजा साहब ने उसको दी थी, युद्ध करता था, अपने दोनों कांधों पर अपने बेटों को लादकर वह उनके संस्कार के लिए जाता है। फिर एक दिन ढोल नहीं बज रहा था तो लोगों ने जाकर देखा कि आज उनका पहलवान भी औंधे मुंह पड़ा था। यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है और इसके बाद अगले अंक में छात्रों मैं आपके समक्ष इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर लेकर आऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।